नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हरित भारत मिशन के अंतर्गत मात्र 2.8% वृक्षारोपण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। हरित भारत मिशन को वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य भारत के घटते वनों के संरक्षण, पुनर्स्थापन और वृद्धि तथा अनुकूलन एवं शमन उपायों से जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध प्रतिक्रिया करना था। आपको बता दें कि ये मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना यानी NAPCC के तहत उल्लिखित 8 मिशनों में से एक है। आइए अब इस मिशन के उद्देश्य जानते हैं। हरित आवरण में 5 मिलियन हेक्टेयर तक वृद्धि करना और अन्य 5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर मौजूदा ग्रीन कवर की गुणवत्ता में सुधार करना है। हालांकि मार्च 2020 तक GIM के अंतर्गत वृक्षारोपण केवल 0.14 मिलियन हेक्टेयर से अधिक भूमि पर किया गया था। कार्बन प्रक्षालन एवं जैव विविधता जैसी पारितंत्रीय सेवाओं में सुधार करना है। इसके साथ ही ईंधन, चारा और इमारती काष्ठ एवं गैर काष्ठ वनोत्पाद सेवाओं में भी सुधार करना है। इसके साथ लगभग 3 मिलियन परिवारों के लिए वन आधारित आजीविका आय में वृद्धि करना है। ये मिशन 5 उपमिशनों और क्रॉस कटिंग हस्तक्षेपों के माध्यम से अपनी रणनीति को लागू करेगा। इससे पहले हरित भारत मिशन पर संसदीय समिति की रिपोर्ट में ये उल्लेख किया गया था, किंतु योजना को पर्याप्त वित्तपोषण प्राप्त नहीं हो रहा है। इसने ये भी रेखांकित किया था कि मिशन के अंतर्गत वनीकरण, मृदा और मौसम की स्थिति पर विचार किए बिना केवल वृक्षों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था। अगली खबर स्वास्थ्य से संबंधित है। हाल ही में वर्ष 2021 के राष्ट्रीय पोलियो प्रतिरक्षण अभियान की संपूर्ण देश में शुरुआत की गई। राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस, जिसे सामान्य तौर पर पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम के रूप में भी जाना जाता है, ये भारत में वर्ष 1995 में प्रारंभ किया गया था। इसे प्रत्येक वर्ष के शुरुआती महीनों में 2 बार आयोजित किया जाता है। इस अभियान में 0 से 5 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है। पोलियो माइलाइटिस या पोलियो एक अत्यधिक संक्रामक रोग है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। वाइल्ड पोलियो वायरस 3 प्रकार के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। वर्तमान में केवल टाइप 1 वाइल्ड पोलियो वायरस प्रचलन में है। आइए अब पोलियो वायरस के विरुद्ध उपलब्ध 2 प्रकार के टीकाकरण को जानते हैं। निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन मृत पोलियो वायरस से बना होता है और पोलियो के सभी उपभेदों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ओरल पोलियो वैक्सीन मुख द्वारा ग्रहण की जाने वाली वैक्सीन है। इसमें एक जीवित कमजोर वैक्सीन वायरस होता है। जब एक बच्चे को टीका लगाया जाता है तो कमजोर टीका वायरस एक सुरक्षात्मक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रेरित करता है। कुछ मामलों में ये वैक्सीन वायरस प्रतिकृति के दौरान आनुवंशिक रूप से परिवर्तित हो जाता है। इसे वैक्सीन व्युत्पन्न पोलियो वायरस कहा जाता है। दरअसल वर्ष 2014 में पोलियो के 0 मामले दर्ज होने के 3 वर्ष के बाद भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। भारत से उन्मूलित किए जा चुके अन्य रोग याज, गिनी कृमि, चेचक, मातृ और नवजात शिशु टिटनेस है। अगली खबर अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित है। विशालकाय तारों के अंत को समझने के लिए शोधकर्ताओं ने महत्वपूर्ण प्रमाण प्रस्तुत किए। एक हालिया अध्ययन में ये पाया गया कि सुपरनोवा से उत्सर्जित 3 प्रकार के न्यूट्रॉन्स महत्वपूर्ण हैं। उल्लेखनीय है कि ये उस धारणा के विपरीत है जिसमें केवल 2 प्रकार के न्यूट्रिनो को ही महत्वपूर्ण माना जाता है। न्यूट्रिनो एक उप परमाणु कण है। ये इलेक्ट्रॉन के समान होता है, लेकिन इसमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता है और इसका द्रव्यमान भी बहुत कम होता है। न्यूट्रिनो को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें है इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और टाउ। सुपरनोवा के मौजूदा प्रतिमानों के आधार पर अनुमान लगाया गया था कि न्यूट्रिनो के प्रकार म्यू और टाउ विशेषताओं में बहुत समान थे और उन्हें एकल इकाई के रूप में संबद्ध माना जाता था। सुपरनोवा विशाल तारों के अंत के समय हुए बड़े विस्फोटों को संदर्भित करता है। न्यूट्रिनो सहित लगभग सभी पदार्थ जो ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, इसी बड़े विस्फोट का परिणाम माना जाता है। सुपरनोवा मॉडल सुपरनोवा के तंत्र को समझने के लिए न्यूट्रिनो का अध्ययन करते हैं। न्यूट्रिनो मृतप्राय तारे से दूर हट जाते हैं और मरणशील तारे की 99% ऊर्जा वहन करते हैं। इसलिए वे एकमात्र साधन हैं जो तारे के सबसे गहरे भीतरी हिस्सों की जानकारी प्रदान करते हैं। न्यूट्रिनो के बारे में ये नया रहस्योद्घाटन सुपरनोवा विस्फोटों के तंत्र से संबद्ध तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने में सहायता कर सकता है। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में सब्जी बाजार में अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र का उल्लेख किया गया।
प्रधानमंत्री ने सिकंदराबाद में कृषि बाजार में अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र के बारे में उल्लेख किया है। यहाँ सब्जी और फलों के अपशिष्ट का प्रतिदिन 500 यूनिट विद्युत तथा 30 किलो हरी खाद बनाने के लिए उपयोग किया जा रहा है। ऐसा बाजार के शेष बचे 10 टन अपशिष्ट का उपयोग करके किया जा रहा है। वेस्ट टू एनर्जी अपशिष्ट से विद्युत या ऊष्मा के रूप में ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया है। ये एक नवीकरणीय ईंधन स्रोत से स्वच्छ और विश्वसनीय ऊर्जा प्रदान करता है। इसके अलावा ये कचरा या फिर लैंडफिल में फेंक दी जाने वाली अपशिष्ट सामग्री की मात्रा को भी कम करता है। भारत में प्रति वर्ष 62 मिलियन टन अपशिष्ट उत्पन्न होता है, जिसमें से 60% से कम अपशिष्ट एकत्रित किया जाता है और लगभग 15% संसाधित किया जाता है। इससे पहले नीति आयोग द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के हिस्से के रूप में वर्ष 2018-19 तक वेस्ट टू एनर्जी संयंत्रों से 800 मेगावाट विद्युत उत्पादन की परिकल्पना की गई थी। इसने एक भारतीय अपशिष्ट से ऊर्जा निगम की स्थापना का भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। वेस्ट टू एनर्जी संयंत्रों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों की बात करें तो अलग नगरपालिका ठोस अपशिष्ट सामान्यतः उपलब्ध नहीं है। उच्च नमी की मात्रा और अपशिष्ट का अल्प कैलोरी मान इसमें एक महत्वपूर्ण समस्या है। इसके अलावा उनके द्वारा उत्पादित विद्युत की उच्च लागत है। आइए अब आपको बताते हैं अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन की कुछ विधियों के बारे में, जिसमें पहली विधि है भस्मीकरण, जिसमें उच्च तापमान पर अपशिष्ट का तापीय विखंडन किया जाता है। इसके अलावा दूसरा है ताप अपघटन यानी पायरोलिसिस और गैसीकरण। इसमें ऊष्मीय ऊर्जा या ईंधन तेल या गैस का उत्पादन करने के लिए कार्बनिक पदार्थों का उच्च तापमान पर अपघटन किया जाता है। तीसरी विधि है जैव मीथेनीकरण और किण्वन। इसमें मीथेन गैस, अल्कोहल आदि का उत्पादन करने के लिए सूक्ष्म जैविक अभिक्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थों का एंजाइम आधारित विघटन किया जाता है। चौथा है विद्युत रासायनिक रूपांतरण, जिसमें विद्युत और जैव हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करने के लिए अपचयन या ऑक्सीकरण का उपयोग कार्बनिक अपशिष्ट से इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। अगला है महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद। ये विवाद महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा से जुड़े 7,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अधिकार के लिए है, जो कि बेलगावी, उत्तर कन्नड़, बीदर और गुलबर्गा आदि जिलों में स्थित है। ये सभी क्षेत्र मुख्य रूप से मराठी भाषी हैं और महाराष्ट्र राज्य के द्वारा उन्हें अपने क्षेत्र के अंतर्गत लाए जाने की मांग की जा रही है। वहीं कर्नाटक का पक्ष ये है कि सीमाओं का निर्धारण अंतिम है और ये सीमा न तो अस्थायी थी और न ही परिवर्तनशील थी। दरअसल इस विवाद की शुरुआत वर्ष 1956 में हुई थी, जब राज्य पुनर्गठन आयोग ने 50% से अधिक आबादी के कन्नड़ भाषी होने को आधार मानते हुए इन क्षेत्रों को कर्नाटक में स्थानांतरित कर दिया था। हालांकि महाराष्ट्र का दावा ये है कि वर्ष 1956 में मराठी भाषियों की संख्या उन क्षेत्रों में कन्नड़ भाषियों से अधिक थी। वर्ष 1967 में महाजन आयोग ने 264 गांवों को महाराष्ट्र में स्थानांतरित करने की अनुशंसा की थी। महाराष्ट्र ने इस आयोग की रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया और इसे लागू नहीं किया। आइए अब आपको बताते हैं राज्यों के बीच विवादों को हल करने के लिए तंत्र। अनुच्छेद 3 संसद को एक नया राज्य बनाने और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों को परिवर्तित करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 131 केंद्र, राज्य या अंतर्राज्य विवादों से निपटने के लिए उच्चतम न्यायालय के अनन्य क्षेत्राधिकार का प्रावधान करता है। इसके अलावा वर्ष 2004 में महाराष्ट्र सरकार ने इस विवाद के समाधान के लिए उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील की थी। वहीं अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति द्वारा गठित की जाने वाली एक अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान करता है, जो अंतर्राज्यीय विवादों के समाधान के बारे में परामर्श दे सकती है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। त्रिभाषा नीति। गृह मंत्रालय ने कहा है कि त्रिभाषा नीति केंद्र सरकार के कार्यालयों पर लागू नहीं होती है। इन कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार द्विभाषी नीति लागू होती है। त्रिभाषा नीति को सबसे पहले केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के माध्यम से तैयार किया गया था। इस नीति ने राज्यों को माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए त्रिभाषा सूत्र लागू करने के लिए अधिदेशित किया था। यहाँ संदर्भित 3 भाषाएं हैं: हिंदी या हिंदी भाषी क्षेत्रों में कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा, अंग्रेजी और संबंधित राज्यों की क्षेत्रीय भाषा। व्यापक और प्रगतिशील प्रशांत पार भागीदारी समझौता CPTPP
यानी कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ब्रिटेन ने घोषणा की है कि वो यूरोपीय संघ का त्याग करने के बाद एशिया प्रशांत क्षेत्र के साथ व्यापार संबंधों को गहन करने के लिए CPTPP की सदस्यता के लिए आवेदन करेगा। CPTPP 11 देशों जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, दारुस्सलाम, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और वियतनाम के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता है। आपको बता दें कि CPTPP पर वर्ष 2018 में हस्ताक्षर किए गए थे। विश्व की कुल अर्थव्यवस्था के 13% से अधिक का प्रतिनिधित्व करने वाले इन देशों ने समझौते की अभिपुष्टि के बाद सीमा पार व्यापार पर प्रशुल्क को 98% तक कम किए जाने पर सहमति व्यक्त की है। पेरियार टाइगर रिजर्व। पेरियार टाइगर रिजर्व केरल के तेक्कड़ी में पश्चिमी घाट की ऊंची पर्वतमालाओं पर स्थित है। इसका सर्वोच्च शिखर कोट्टामला है। ये टाइगर रिजर्व 1700 मिलीमीटर वार्षिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। मुलियार और पेरियार नदियां इस टाइगर रिजर्व से प्रवाहित होती हैं। पेरियार टाइगर रिजर्व के पास मनान, पालियन, मलयारायण, मलयपडारम, उराली और उल्लाडन जनजातीय समुदाय रहता है। यहाँ पाई जाने वाली प्रजातियों में लायन टेल्ड मैकॉक, बोनेट मैकॉक और नीलगिरी लंगूर, महसीर मछली, एशियाई हाथी, बंगाल टाइगर, इंडियन बॉयसन, सांभर मृग, स्मूथ कॉटेड ऑटर आदि शामिल हैं। यहाँ सदाबहार वन है जिसमें केवल दक्षिण भारतीय शंकुधारी पोडोकॉर्पस वालिचियानस हैं। भारतीय तटरक्षक बल। वर्ष 1977 में स्थापित भारतीय तटरक्षक बल अपना 45वां स्थापना दिवस मना रहा है। ये रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित होता है। भारतीय तटरक्षक बल भारत की 3 स्तरीय तटीय सुरक्षा योजना की द्वितीय स्तर की संरचना है। समुद्री पुलिस का अधिकार क्षेत्र 12 नॉटिकल मील तक है। 12 नॉटिकल मील से 200 नॉटिकल मील तक भारतीय तटरक्षक बल कार्य करता है। 200 नॉटिकल मील से अधिक समुद्री क्षेत्र की निगरानी भारतीय नौसेना द्वारा की जाती है। भारतीय तटरक्षक बल विशेष आर्थिक क्षेत्र में पोतों की तलाशी या जांच और अधिग्रहण कर सकता है। भारतीय तटरक्षक बल पोतों पर परिचालन भूमिकाओं में महिला अधिकारियों को तैनात करने वाली प्रथम सेना है। विश्व कुष्ठ दिवस। विश्व कुष्ठ दिवस प्रतिवर्ष जनवरी महीने में अंतिम रविवार को मनाया जाता है। विश्व में कुष्ठ रोग के सबसे अधिक नए मामले भारत में दर्ज किए गए हैं। कुष्ठ रोग, जिसे हैंसन रोग भी कहा जाता है, एक चिरकालिक एवं वृद्धिशील जीवाणु संक्रमण है जिसके लिए माइकोबैक्टीरियम लेपराई नामक जीवाणु उत्तरदायी होता है। इसका प्रसार प्रभावित व्यक्तियों की श्वास वायु से संपर्क के कारण होता है। इस संबंध में सरकार द्वारा वर्ष 1993 से राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम और स्पर्श कुष्ठ रोग जागरूकता अभियान 2017 आरंभ किया गया। प्रबुद्ध भारत, जागृत भारत। प्रधानमंत्री ने प्रबुद्ध भारत के 125वें वर्षगांठ समारोह को संबोधित किया। ये रामकृष्ण परंपरा की एक मासिक पत्रिका है। इसकी शुरुआत स्वामी विवेकानंद ने 1896 में की थी। ये ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विज्ञान से संबद्ध विषयों को शामिल करते हुए सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी पर लेख प्रकाशित करती है। इस पत्रिका को भारत के प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान के संदेश का प्रसार करने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। बाल गंगाधर तिलक, श्री अरबिंदो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सिस्टर निवेदिता और सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने पत्रिका में अपने लेखों के माध्यम से योगदान दिया है। मतुआ समुदाय, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कुल मतदाताओं में मतुआ समुदाय की भागीदारी लगभग 17% है और ये राज्य में दूसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जाति जनसंख्या है। ये बंगाल सीमा के दोनों ओर अधिवासित समुदाय के सदस्य हैं। ये कई वर्षों से वर्ष 2003 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन की मांग कर रहे थे, क्योंकि इस अधिनियम के प्रावधानों ने शरणार्थियों के लिए नागरिकता प्राप्त करना कठिन बना दिया था। हालांकि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ने अब उनके लिए नागरिकता प्राप्त करने की संभावना उत्पन्न कर दी है। आदि महोत्सव। आदि महोत्सव एक राष्ट्रीय जनजाति उत्सव है। ये महोत्सव जनजातीय कार्य मंत्रालय और भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास महासंघ ट्राइफेड की एक संयुक्त पहल है। ये त्योहार पारंपरिक कला और हस्तशिल्प एवं देश की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है।
इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए। नमस्कार।